सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब डाइपोल नाम सुन के बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार डाइपोल बहुत टफ टाइप का होता है। डाइपोल मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, हमें समझ ही नहीं आता है। कुछ इस टाइप का बोलते हैं, मैंने देखा है एक्चुअली में खुद भी पढ़ता था तो कन्फ्यूजिंग हो जाता था। तो क्या KP/R³ KP/R³ कॉस थीटा उधर आ जाता है, पता ही नहीं चलता यार। लेकिन अभी मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा, अगर आप ध्यान से देख लिए तो आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा और खुद ब खुद याद हो जाएगा। नहीं चाहिए ये सब रट्टाफिकेशन, नहीं रटना पड़ेगा बच्चों, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। रटने की ज़रूरत तब पड़ती है जब चैप्टर में जैसे कुछ बहुत ज़्यादा डीप आ गया, बहुत कैलकुलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस एक काम कीजिए कि छोटा छोटा नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बोलते हैं उसको। बिल्कुल, हमेशा मैं बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। वो एक ऐसा चीज़ है बच्चों जो आपको पूरे चैप्टर को कम टाइम में रिवाइज करके दे देगा। और जो ज़रूरी है आप एक्चुअली में भूलेंगे, खुद हम भूल जाते हैं, आप भी भूल जाइएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स बनाना, बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं बनाएंगे, चैप्टर अभी पढ़िएगा फिर 1 साल बाद भूल जाइएगा, और वो बहुत दिक्कत करता है। पूरा चैप्टर को रिवाइज करने की किसके टाइम है, किसके पास टाइम है ना। तो आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, एक हेडिंग डालते हैं और वहाँ पे चीज़ें लिख लेते हैं, छोटी छोटी अपनी भाषा में लिख लेते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको मैं बताता हूँ बच्चों। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल नाम सुनकर कभी घबराना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना बच्चों, है कुछ नहीं, चार्ज पार्टिकल को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दिया जाता है। जैसे इसका डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, व्हेन टू चार्ज पार्टिकल आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस, आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस, एट अ स्मॉल डिस्टेंस। जब दो चार्ज पार्टिकल को, यहाँ पे टू सही से नहीं लिखा है, when टू चार्ज पार्टिकल आर फिक्स्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास टू चार्ज पार्टिकल लेना है, लेकिन अपोजिट चार्ज पार्टिकल है ना, डिसिमिलर भी लिख सकते हैं, डिसिमिलर मतलब अपोजिट साइन का होना चाहिए। बेसिकली मतलब ये है, हमारे पास मान लेते हैं पहले चार्ज जो दे रखा है क्यू है, दूसरा चार्ज भी क्यू ही होना चाहिए, ठीक है। पहला चार्ज हमने क्यू लिया वो ठीक है, दूसरा चार्ज भी क्यू ही होना चाहिए, और एक होना चाहिए पॉजिटिव का और एक होना चाहिए नेगेटिव का। मतलब ये पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया, है ना, ये पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया, तो ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना बच्चों, वो फिक्स्ड किया गया है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको जनरली हम मान लेते हैं कि 2L मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L बोल देते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L ले लो, हमने भी ले लिया। तो बेसिकली बात यह है, यही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका अगर डायरेक्शन बताना हो, मतलब इसका डायरेक्शन, डाइपोल का क्या होता है ना, एक डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में डाइपोल फिक्स्ड रहता है। तो ये यहाँ ऐसे फिक्स किया गया है, ठीक है। दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाला जो लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन जो ये है, ये जो मिला रहा है यही होता है, ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। बोलेंगे भाई पीछे तो पढ़ाए थे आप कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनती है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो बच्चों डाइपोल जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें माना जाता है कि ये जो बन रहा है ना, ये जो साइन बता रहा है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनता है डाइपोल। डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सोचेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होता था, पॉजिटिव से जाकर नेगेटिव पे चला जाता था, ये वो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये डाइपोल का डायरेक्शन है, ठीक है। समझिए चीज़ों को बच्चों, ये डाइपोल का डायरेक्शन है ना, ये बच्चों डाइपोल का डायरेक्शन है, ठीक है। डाइपोल का डायरेक्शन बताना रहता है ऐसे। ओके, यहाँ तक क्लियर है, तो देखते हैं और चीज़ें। तो बेसिकली डाइपोल यही होता है। डाइपोल को आप बता सकते हैं कि ये जो है ना, इसका अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि ये जो एल लेंथ हमने लिया है, एल लेंथ बिटवीन चार्जेस आर वेरी स्मॉल, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस जो एल होता है ना, 2L जिसको बोल रहे हैं, ये लगभग लगभग 10⁻⁻⁶ के, मतलब माइक्रोमीटर में होते हैं, है ना, माइक्रोमीटर में लगभग ये होते हैं, ऐसा है ना, बहुत छोटा डिस्टेंस। अब 10⁻⁻6 मीटर अगर बोल दिया तो ये कितना छोटा डिस्टेंस हुआ, बहुत छोटा हुआ। तो इनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत छोटा माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट भी हम लेते हैं, ठीक है, एम पॉइंट लेते हैं और मिड पॉइंट क्या करता है, एल और एल में डिवाइड करता है। क्यों लेते हैं मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ लिया, डाइपोल कुछ ऐसा होता है, तो इसमें एक टर्म आता है बच्चों, वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक टर्म आता है, वो होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको बताने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या कि अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, मेरे को अभी याद आया है ना, मेरे को खुद अभी याद आया, इसीलिए मैं अभी बताना चाहता हूँ आपको। अगर इस लाइन को बढ़ा दिया और पॉजिटिव से निगेटिव कोई डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जा रहा है, तो इससे जो पॉजिटिव की तरफ इधर जो आता है ना, इधर एक पॉइंट मिलता है हमें, ये आगे और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मान लेते हैं इसी के डाइपोल के डायरेक्शन के एक्सिस पे ही अगर कोई पॉइंट मिलता है पी पॉइंट, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट, है ना, एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। ये डाइपोल का क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया। और यही जो हम मिड में बनाए थे, इसलिए बनाए थे, अगर मिड से, मिड पॉइंट से अगर हमने ऊपर की तरफ कहीं पे एक पॉइंट ले लिया क्यू पॉइंट, तो इसको बोल देते हैं, ये जो एक्सिस है इसको बोल देते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना बच्चों, ऐसा बोला जाता है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट है क्यू वाला, और ये पूरा डायरेक्शन, ये पूरा एक्सिस हो गया ना, ये पूरा लाइन हो गया, तो ये इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सियल एक्सिस, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये टर्म आपको आना चाहिए, है ना, कौन सा एक्सियल वाला है, कौन सा इक्वेटोरियल वाला है। कभी कभी इसको परपेंडिकुलर भी बोल दिया जाता है, परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना, इसको पैरेलल एक्सिस भी बोल सकते हैं, पैरेलल ही होता है, लेकिन एक्सियल ही बोला जाता है बहुत जगह पे। चलिए आगे देखते हैं और चीज़ें। तो हम बता रहे थे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये जो हमने बनाया माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ जा रहा था, ये जा रहा था ना बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर से इधर की तरफ जा रहा था, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने 2L ले रखा है, ठीक है। तो बोलता है जो डाइपोल मोमेंट होता है वो P से रिप्रेजेंट करते हैं। P यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, मोमेंट है, मोमेंट है ना, बोलते हैं ना मोमेंट है भाई, मोमेंट है, तो मोमेंट वो भी मोमेंट नहीं है, डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं P वेक्टर से, ठीक है। मोमेंटम नहीं समझना है, समझ रहे हैं ना। तो यही जो डाइपोल मोमेंट आया है, इसको बोलते हैं P इक्वल टू क्यू, जो इनका चार्ज होगा इंटू इनके बीच का डिस्टेंस 2L है। तो यहाँ पे P वेक्टर जो हमारे पास आ गया 2QL आ गया, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, R होगा तो लिख देंगे R इंटू क्यू, है ना, डिस्टेंस इंटू चार्ज हो जाता है, डिस्टेंस इनके बीच का इंटू चार्ज। चार्ज पॉजिटिव ले या नेगेटिव बच्चों, चार्ज चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव बस डायरेक्शन बताता है, तो चार्ज बस लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, ठीक है, चार्ज लेना है। और दोनों चार्ज तो सेम ही होता है ना, तभी तो डाइपोल बनेगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो अब आप इसका यूनिट भी बता सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट तो बता सकते हैं, चार्ज है ना, तो चार्ज का हो जाएगा कूलम, और एल मतलब मीटर, कूलम मीटर हो गया, सिंपल। और आप डायमेंशन भी बता सकते हैं, ये सब ऐसे ही बोर्ड के लिए बता देता हूँ, बोर्ड्स में ऐसे इस सवाल, इस टाइप के सवाल पूछ जाते हैं। तो चार्ज होता है Q इक्वल टू IT, मतलब एम्पियर इंटू टाइम इंटू मीटर एल है ना, तो LTA बोल सकते हैं, है ना, इस टाइप का। आसान है बच्चों, ऐसे समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। अब ये तो बेसिक चीज़ हम आपको बस डाइपोल के बारे में बताए हैं, अब हम रियल केसेज देखने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई, चार्जेस बन रहे हैं, तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कहीं पे पोटेंशियल भी आ सकता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पोटेंशियल हम आसानी से बता सकते हैं ना, क्योंकि पोटेंशियल बराबर E.R होता है, या फिर E इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन R होता है। वैसे करके हम बता सकते हैं, कोई भी एक चीज़ निकाल लेंगे तो हम बता सकते हैं। चलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल लेते हैं, है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डाइपोल की वजह से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइपोल बना लेते हैं। ये जो डाइपोल होगा, मान लेते हैं बच्चों चार्ज एक क्यू है और एक और चार्ज हमने क्यू बना दिया है। आपको बातें पता होगी कि एक होता है पॉजिटिव वाला, एक होता है नेगेटिव वाला। ये अच्छा से बन नहीं रहा। मान लेते हैं कि हमारे पास ये है नेगेटिव वाला और ये है पॉजिटिव वाला। इनका डायरेक्शन बच्चों कुछ ऐसे होगा, ठीक है, आपको तो पता होगा ही बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है,
तो ये डायरेक्शन बनाने के बाद क्या बताना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, किस पॉइंट पे बताना है। देखिए हम केस लेते हैं, पहली केस में मान लेते हैं कि यहाँ पे डॉट डॉट बना दिए, हम कोई एक्सियल पॉइंट ही ले लेते हैं। एक्सियल पॉइंट कौन होता है, इसी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वाला पॉइंट होता है एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये वाला पी पॉइंट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एक इक्वेटोरियल पॉइंट बनाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे हमको पता है कि ये मिड पॉइंट है ना बच्चों, ये इस डाइपोल के लिए ये होता है एक्सियल और ये होता है इक्वेटोरियल। तो हम इक्वेटोरियल पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे अगर हम चाहें तो बता सकते हैं क्यू पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। कैसे बताएंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए पहली बात हम यहाँ वाली लेते हैं, इनके बीच का ये एल है और ये भी एल है ना बच्चों, 2L होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन भी देखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज जो चार्ज क्यू है, इसे यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा है, आर लेते हैं तो ये बहुत छोटा है, और यहाँ से ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है। मतलब जब डिस्टेंस बड़ा हो गया, आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर जो डिस्टेंस होता है, अगर आर को हमने बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आर का वैल्यू जो आर स्क्वायर है ना नीचे, तो आर स्क्वायर का वैल्यू अगर हमने घटा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होगी बच्चों, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो रिलेशन है, अगर ये बढ़ गया तो ये बच्चों वैल्यू घट जाएगा, ये घट गया तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस ये बहुत बड़ा है, मतलब आर का वैल्यू बढ़ गया, तो ये माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट जाएगा ना, और ये प्लस क्यू है तो यहाँ से डिस्टेंस ये कम है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। तो मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से आएगा वो यहाँ पे ज़्यादा आएगा, इससे तो ज़्यादा ही आएगा। मतलब अगर यहाँ पे हम बताना चाहें तो यहाँ पे ये इधर की तरफ ये होगा और ये खींचने वाला माइनस क्यू इधर होगा, ठीक है। तो ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 2 की वजह से ये होगा E2 और ये हो जाएगा E1। आपको साफ साफ दिख रहा है कि E1 बड़ा एरो से बनाया ना मैंने, बड़ा एरो है क्योंकि उसका वैल्यू भी बड़ा है, ठीक है। पता तो चल ही गया होगा कि E2 का वैल्यू जो है ना वो बड़ा है E1 से, मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं, ठीक है। क्यों है मैंने बता दिया। तो बेसिकली बात ये है, तो हम यहाँ पे अगर ई नेट निकालना चाहिए, पी पॉइंट पे अगर हम निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1। बोलेंगे ये कैसे लिख दिया भाई आपने, क्योंकि इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा है, तो हम पी पॉइंट पे अगर ओवरऑल देखना चाहें तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे, जितना बचेगा उतना नेट लग रहा होगा। बड़ा वाला इधर फेंक रहा है और ये इधर खींच रहा है, कोई बच्चों आपको रस्सी से बांध के उधर कोई ताकतवर आदमी खींच रहा है और पीछे से खींच रहा है कमजोर आदमी, तो ऑब्वियसली बात है ताकतवर आदमी आपको अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब इधर ज़्यादा फोर्स लगाया और पीछे कम फोर्स लगाया, तो नेट ओवरऑल आप पे कितना लगा, जो इधर लगाया और जो इधर लगाया था उसको घटा देंगे। मतलब ओवरऑल हम जाएंगे तो इधर ही, लेकिन कितना, जो इतना लग रहा होगा इसको घटा के, मतलब इसको यहाँ इसमें से घटा देंगे, तो ओवरऑल हम इधर की तरफ चल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आने वाला है रिजल्ट, ठीक है। यही हमको पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ चलते हैं आगे, इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, है ना बच्चों। तो देखा जाए तो डिस्टेंस हमने लिखा ही नहीं, डिस्टेंस एक्चुअली में इसको लिए कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो आप चाहें तो कैसे भी ले सकते हैं डिस्टेंस, मान लेते हैं ये आर है, इसको आर मान सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आर मान सकते हैं। किताबों में यहाँ से आर मान के बना देता है, आप यहाँ से भी आर मान के लेंगे ना बच्चों तो आंसर सेम आता है। मैंने किया है सॉल्व, तो आंसर वही आता है। तो चलिए स्टैंडर्ड तरीका से आपको बता देते हैं, अगर यहीं से आर लेना चाहते हैं तो यहीं से आर ले लीजिए, है ना। वहाँ से भी लेंगे तो सेम आता है। आर डिस्टेंस अगर हमने यहाँ से ले लिया तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर आर डिस्टेंस हमने यहाँ से ले लिया तो ये डिस्टेंस एक्चुअली में होगा कितना, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास, ये पूरा आर था तो आर में से एल घटा देंगे, आर माइनस एल। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से सीधा बना देते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास आर प्लस एल। क्यों हो रहा है ऐसे, ये आर है और भाई ये भी एल है, तो पूरा जोड़ेंगे तो एल और आर को जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ये आर है और यहाँ एल है, तो इसको हटा देंगे तो यही तो बचेगा, तो आर में से एल को हमने हटा दिया, ये बच गया, सिंपल है।
आगे अब कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पे E2 कितना आएगा बच्चों, इसके वजह से देख लीजिए E2 कितना आएगा बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस था यहाँ पे वो क्या था, आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर। उसी तरीके से E1 कितना आ जाएगा बच्चों, के क्यू, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन हम लिखेंगे नहीं, वो हम दिखा चुके हैं। E1 कितना आ जाएगा, आर प्लस एल है ना, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता चल गया था हमके पास ई नेट आ ही कितना रहा था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ कितना रहा था, E2 माइनस E1 है ना। तो E2 माइनस E1 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, के क्यू कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या हो जाएगा 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। एक्चुअली में आ कितना रहा है ये, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख के क्यू ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस में आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखा जाए बच्चों यहाँ पे तो ये नेगेटिव वाला अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव बनेगा, मतलब ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर तो कट ही जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। ये बचा है यहाँ पे 2RL प्लस का और ये माइनस माइनस प्लस 2RL प्लस का, मतलब 4RL आ जाएगा, के क्यू इंटू 4RL डिवाइडेड बाई, देखिए ना बच्चों यहाँ क्या बनेगा, ओवरऑल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आपको ऐसे लिख के बताते हैं, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, इसका पूरे का होल स्क्वायर है। देखिए ना बच्चों होल स्क्वायर मतलब वही तो हो जाएगा, गुना हो जाएगा इसमें और इसमें, तो क्या बनेगा, अंदर ये इसको रहने दिया और बाहर का स्क्वायर कर दिया, ये होगा कितना, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस टाइप का बनेगा। मतलब कि यहाँ पे 2K इंटू आर इंटू 2QL, ऐसे क्यों मैंने लिखा है बताता हूँ मैं, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने 2QL ऐसे क्यों लिख दिया, ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों इसका जो ये डाइपोल बना है तो डाइपोल मोमेंट होगा कितना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होता है, चार्ज इंटू उनके बीच का डिस्टेंस 2L है ना, L 2L है, मतलब 2QL का वैल्यू मोमेंटम हो जाएगा, सॉरी मोमेंट हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू, P मैंने वेक्टर दिखा दिया, क्या वेक्टर होगा ये, नहीं वेक्टर तो नहीं होगा भाई वही तो P है ना, बस P लिखेंगे। तो P क्या है यहाँ पे, सिंपल बता दिए हमने कि P यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, 2QL का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2QL का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट P हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से कितना आ रहा है। और यहाँ पे अगर बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे आर और एल में, क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है बच्चों इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये 12 जो आता है ना जोड़ने से, ये माइक्रोमीटर में होता है, मतलब 10⁻⁶। अगर कोई 10 लाख वैल्यू है तो वो 1/10 लाख हो जाएगा, मतलब बहुत कम वैल्यू है। कोई बोलेगा मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो भाई बहुत वैल्यू है, बहुत पैसे हैं। बोलेगा मेरे पास 1/10 लाख, 1/10 लाख मैंने 0.00 रुपये हो गए। जैसे ही 1 बटा में कुछ चीज़ ला देते हैं तो वैल्यू बहुत घट जाता है। तो बच्चों ये वैल्यू भी बहुत छोटा होता है, और ये जो डिस्टेंस बाहर ले रहे हैं P पॉइंट तक, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, आ रहा है समझ में, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ये जो R भी ले रहे हैं ना, R डिस्टेंस ये भी बहुत बड़ा है। तो R मान लेते हैं ना कि R 1 लाख है, और ये क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस L माइक्रोमीटर में 0.0001। तो भाई हमको साफ साफ पता चल गया ना बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ कि आर का वैल्यू जो ले रहे हैं वो बहुत बड़ा है बच्चों एल से, है ना, एल से तो काफ़ी बड़ा ही है। क्या लगता है यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2K P बन रहा है और एक R बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है बच्चों, नीचे क्या बन रहा है, अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू इंटू 1 बचेगा अंदर, और माइनस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बचेगा। आप सहमत हैं बच्चों मेरी बात से, यही तो बचेगा अंदर। और ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो था ही, मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैं आर स्क्वायर का वैल्यू कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या किया, यहाँ ही जाएगा आर स्क्वायर कट जाएगा और फिर एल स्क्वायर आ जाएगा, तो यही वैल्यू आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे डायरेक्टली, एल का वैल्यू क्या है बहुत छोटा है तो इसको लगभग लगभग हम 0 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के पावर 4 बन जाएगा, नीचे एक स्क्वायर था एक और आ जाएगा, तो आर का स्क्वायर बन जाएगा, आर के पावर 4 बन जाएगा, एक आर ऊपर है कट जाएगा तो आर का क्यूब बचेगा, तो ये आंसर हो गया।
2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। लेकिन हम ऐसे थोड़ा करके दिखा रहे हैं, थोड़ा समझ में आए, समझ में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2kp आर डिवाइडेड बाई, ये आर स्क्वायर है, वो एक और आर है, तो आर के पावर 4 बन जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा चिंटू, 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, सोचिए बच्चों, नीचे आर वैल्यू है, मतलब आर बहुत बड़ा है ना, मैंने बोला ना अभी, जस्ट बोला कि आर का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है एल से, ठीक है, आर का वैल्यू बहुत बड़ा है ना एल से, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे एल से बहुत बड़ा है, तो एल से बड़ा है तो मतलब एल छोटा हो गया, तो ये लगभग, ये छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो ये लगभग जीरो हो जाएगा, तो ये लगभग बच्चों जीरो हो जाएगा। तो 1 माइनस जीरो 1 होता है, तो फिर तो बात वही हो गया, और फिर बात वही हो गया तो भाई आर के पावर यहाँ पे कट जाएगा, तो आर के पावर 3 बचेगा। तो आप देख सकते हैं वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 2kp डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, ठीक है। यही वैल्यू आता था, आपको लगता था कि क्या आ जा रहा है, तो ई नेट आ रहा है हमारे पास कहाँ पे, एक्सियल पे, एक्सियल मतलब कि एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस पे ये वैल्यू आ रहा है, क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज अपने से ये वाली दूर भेज रहा होगा, ये नेगेटिव है तो ये अपने पास ला रहा होगा ऐसे, है ना। तो एक ऐसे बन जाएगा वेक्टर, एक ऐसे वेक्टर बन जाएगा, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो यही हो जाएगा ई नेट क्यू पॉइंट पे, जो कि इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो बात मैं ये बोल रहा हूँ, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये दो ट्रायंगल बन जाएगा, एक ये ट्रायंगल बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, दोनों में ये साइड सेम है, ये दोनों का सेम ही है, तो ये सेम ही होगा भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात, मतलब दोनों ट्रायंगल सेम है, बेसिकली बात ये है, मतलब ये डिस्टेंस भी सेम होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। तो ये वाली क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही होगी, और ये नेगेटिव वाली अपने पास की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर मैं थीटा मान लेता हूँ बच्चों, ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो एक ऐसे करके डॉट डॉट लाइन बना के बता देता हूँ आपको, भाई अगर ये थीटा है, इस लाइन पे ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा ही होगा, है ना, पैरेलल लाइन हो गया, और ये कैसे, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो हम बना देते हैं ये एंगल क्या है, थीटा है बच्चों, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये ऐसे लाइन है, ये ऐसे जा रहा है, और ये भी लाइन ऐसे ही है, तो ये लाइन यहाँ शिफ्ट हो गया, ये एंगल यहाँ शिफ्ट हो गया, ये भी एंगल थीटा, तो सिंपली ये भी एंगल थीटा ही है, दोनों थीटा है, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, ई होगा, ये ई होगा, इसका ही वैल्यू ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और दोनों लगभग सेम ही होगा वैल्यू, बस डायरेक्शन का फर्क है, समझिए बच्चों, है ना। ई क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है ना। तो वही तो है यहाँ पे, दोनों का आर सेम है, क्यू भी सेम ही है, तो ई का वैल्यू भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ई का कॉस कॉम्पोनेंट इधर आएगा, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, इसका आ जाएगा ई का इधर ई कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा ई साइन थीटा, देख रहे हैं ई साइन थीटा ऊपर आ रहा है एक, और इसका भी एक नीचे आ रहा है, तो ई साइन थीटा ये दोनों कट जाएगा ना आपस में, तो बचेगा क्या, इधर का ई कॉस थीटा इसका, और एक इसका, दो ई कॉस थीटा आ जाएगा इधर, एक इसका ई कॉस ऑफ थीटा, और एक इसका भी आ जाएगा ई कॉस ऑफ थीटा। तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में 2 ई कॉस थीटा, और एक ऊपर ई साइन थीटा, नीचे ई साइन थीटा, तो दोनों कैंसिल आउट, समझिए ना, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो दोनों 5 5 कट आउट हो जाएगा, ओवरऑल उधर लगेगा ही नहीं। ऐसे बना देते हैं आपको बताने के लिए, इधर इधर, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा। आ गया होगा समझ में आई थिंक बच्चों। तो हमको इस पॉइंट पे निकालना है, तो 2 ई कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर देंगे, इधर है ना ई कॉस थीटा दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के बीच का एंगल जीरो ही है। तो हमको पता चल गया जो ई आता है यहाँ पे एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ई नेट का वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग बता सकते हैं, ई नेट का वैल्यू हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इधर ही जा रहा है ना, इधर ही जा रहा है, तो ई नेट का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2 ई कॉस ऑफ थीटा। तो हमको बेसिकली ई पता होना चाहिए, तो ई क्या होगा यहाँ पे, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पता ही है आपको, KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो हमने लिख ही दिया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा,
ओके, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए बच्चों जल्दी से। कॉस थीटा है ना, ये वाली है ना ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देख लेते हैं 90 डिग्री वाला इसमें। कॉस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एल अपॉन आर। सिंपली बता सकते हैं कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ पे बोल दीजिए कितना हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू, ये तो वो एल अपॉन आर ही हो जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग 2k³ इंटू एल डिवाइडेड बाई आर का क्यूब नीचे आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर देख रहे हैं ना, आर स्क्वायर यहाँ पे था और एक और आर यहाँ पे आ गया इसके वजह से। सिंपल सी बात है, फिर से हम लोग डाइपोल बोल सकते हैं। पी क्या होता है 2ql, पीछे ही बताया है ना, इसका यूज कर देंगे तो के पी डिवाइडेड बाई आर का क्यूब आ गया आंसर। मतलब ई नेट जो आ गया हमारे पास वो आ गया के पी डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। सिंपल है यार, है ना बच्चों। ये कहाँ पे आ जाता है, इक्विटोरियल पॉइंट पे। इक्विटोरियल या परपेंडिकुलर पॉइंट है ना, ऐसे समझ सकते हैं। ये तो क्या था, एक्सियल था ना ये बच्चों, एक्सियल था। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, एक्सियल का वैल्यू जो आता है 2kp डिवाइडेड बाई आर का क्यूब आता है, ठीक है। तो यही आता है बच्चों, यही आता है, यही आपको कंफ्यूज कर रहा होगा पहले कि नहीं कैसे आता है, ये पता नहीं था। अब आपको आई थिंक पता चल गया होगा, आसान है यार। हमने देख लिया एक्सियल पॉइंट पे, हमने देख लिया इक्वेटोरियल पॉइंट पे। मान लेते हैं अब पॉइंट इधर दे दिया हो, तब क्या करेंगे भाई, तब क्या करेंगे, तब तो फंस जाएंगे ना। मान लेते हैं आपके पास एक दे दिया है ऐसे डाइपोल, -q से +q की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट है पी पॉइंट। अब बोल रहा है आपके पास कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा क्या भाई, अब बताओ, बताओ भाई अब क्या होगा। हमने तो पढ़ रखा है कि एक्सियल पे ये होता है और इक्वेटोरियल पे ये होता है। यहाँ पे इक्वेटोरियल पे पढ़ रखा है, ये एक्सियल पे पढ़ रखा है। तो अब पूछेगा पी पॉइंट पे, तो अब हम बता ही नहीं पाएंगे यार यहाँ पे कुछ, अब तो ये कुछ एंगल बन रहा है ना, यहाँ से कुछ एंगल थीटा बन रहा है। जब कुछ एंगल बन रहा है तो नहीं बता पाएंगे ना। तो अब करें क्या इस केस में, हम करें क्या, लेना तो हमें मिड पॉइंट से ही होता है, लेकिन अब इस केस में करें क्या, अब नहीं सोल्व हो रहा था तो अब हम किसी जनरल पॉइंट पे निकालेंगे। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे अब हम निकालेंगे जनरल पॉइंट पे, तो जनरल फार्मूला आ जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए अब जनरल पॉइंट पे एट एनी जिसको x कॉमा थीटा मान लेते हैं, एट एनी जनरल पॉइंट x कॉमा थीटा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, यही हमसे निकालना है। अब x कॉमा वाई क्यों नहीं माना, वाई भी मान सकते हैं यार। तो वाई का वैल्यू कैसे चेंज होता है, जैसे जैसे थीटा चेंज होता है बच्चों। कैसे, मैं बता रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं क्या, आप समझ पा रहे हैं बच्चों। मान लेते हैं यही डाइपोल है आपके पास, -q से +q की तरफ जा रहा है भाई। अब कोई पॉइंट हमने ये ले रखा है, कोई पॉइंट बच्चों ये हमने ऐसे करके ले रखा है, और ये तो यहाँ मिड पॉइंट से ही दिखाते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे ये हमने मान लिया है पॉइंट x कॉमा थीटा, ठीक है। तो ये P पॉइंट है। तो अब बोलेंगे यहाँ x कॉमा वाई मानते हैं ना हम लोग, तो y चेंज होता है, मतलब कि ये x है और ये y है, तो इसका हर जगह पे चेंज हो रहा होगा। यहाँ पे लेंगे तो ये एंगल ऐसे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अगर हम ये लेंगे तो ये थीटा नहीं होगा भाई साहब, ये ले रहे हैं तो एंगल यहाँ से लेना, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पॉजिटिव से एंगल थीटा ले रहे हैं, जैसे लेंगे वैसे आएगा, ठीक है, वैसे करना है। तो भाई इसीलिए हमने थीटा लिया, क्योंकि थीटा भी वेरी कर रहा है बच्चों, थीटा हर जगह पे वेरी कर रहा है, तो एक्स कॉमा थीटा आसान होता है। और अब पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है 2D में हम लेते हैं, वहाँ पे एक्स और थीटा ही लेना अच्छा होता है ना। वो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, अब उतना हमको मैथ्स में जानकारी तो नहीं, मैं यही क्यों ले रहा हूँ, तो वो आप पढ़ेंगे मैथ्स में, पोलर कोऑर्डिनेट में ये लिया जाता है, आसान है। देखिए अगर ये ले लेते हैं तो अब हम करेंगे क्या भाई, पॉइंट तो हमने ले लिया, तो अब हमको बताना है कि कैसे होगा। मान लेते हैं इसके ऐसे ऐसे बढ़ा देते हैं बाहर की तरफ। तो इस केस में इसको सोल्व करने के लिए एक तरीका है बच्चों, क्या तरीका है वो, ये है कि इसी डाइपोल को तोड़ देते हैं, डाइपोल को ही तोड़ देते हैं। मतलब कि ये जो डाइपोल ऐसे जा रहा है, इसका कॉस कंपोनेंट ले लेते हैं, मतलब कि पी का कॉस थीटा इधर आ जाएगा, पी का कॉस ऑफ थीटा इधर आ जाएगा, और पी साइन थीटा इधर आ जाएगा,
आ रहा है कुछ समझ में? अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसी डाइपोल को तोड़ दे रहे हैं। डाइपोल का कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो पी का कॉस ऑफ थीटा इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट जो इसको बोलते हैं उसी को इधर आ जाएगा, पी साइन ऑफ थीटा। कुछ समझ में आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका एक कंपोनेंट इधर हमने ले लिया, ये जो डाइपोल मोमेंट बन रहा था आपके पास, इसका हमने एक कॉस कंपोनेंट ले लिया। अरे यार इधर क्यों है? ठीक है, एक इधर कंपोनेंट ले लिया और एक इधर ले लिया। देखिए इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, ये बोल रहा हूँ कि ये जो पी था, ये जो हमारे पास, इसको बोलते हैं पी, मतलब कि ये डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रहा था, डाइपोल ऐसे जा रहा था, तो यही पी का एंगल थीटा बन रहा था किसी लाइन से। तो इस लाइन के अबाउट ये हो जाएगा पी कॉस ऑफ थीटा, पी को ही तोड़ दिया हमने, और ये हो जाएगा पी साइन ऑफ थीटा। अरे कुछ समझ में आना चाहिए, ये पी था तो पी का एक्स कम इधर कॉस थीटा ले लिया, थीटा था, और इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा पी साइन थीटा, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री ही है। आ रहा है समझ में? तो मतलब अब इसका हमने कंपोनेंट ले लिया, अब हमने पी का ही कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, तो पी का इसको अब ये पी हट जाएगा, पी का कंपोनेंट लिया तो पी हट जाएगा। तो अब देखेंगे इस, ये दो डाइपोल बन गया, एक ये डाइपोल और एक ये डाइपोल। तब दो डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा बच्चों? मान लेते हैं आपके पास ये जो दे रखा है, इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल की वजह से इधर एक्सिस होता था, इधर इक्वेटोरियल होता था, तो ये पॉइंट तो इक्वेटोरियल हो गया ना, इसके वजह से इसको मान लेते हैं कि P2 है, इसको मान लेते हैं कि P1 है। ठीक है, तो P2 की वजह से ये क्या हो गया, ऊपर वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आपने पीछे ही देखा था कि अगर किसी भी डाइपोल की वजह से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो इधर होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? और ये इस पॉइंट के लिए, इस डाइपोल के लिए ये एक्सियल हो गया, ऐसे था तो आगे वाला पॉइंट एक्सियल होता था, उसी तरीके से ये ऐसे है तो आगे वाला पॉइंट एक्सियल है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा आगे अच्छे से और बड़ा करके समझाना चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आना बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसको आगे अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ हमने हटा दिया ना, क्योंकि ये चीज़ हमने तो ले रखा है, इसी का कंपोनेंट ले रखा है, तो ये चीज़ तो हट ही गया है ना बच्चों, ये चीज़ तो हट गया। अब बातें बस इसकी हो रही है क्योंकि हमने ऑलरेडी कंपोनेंट ले लिए हैं उसका, तो बातें अब इसकी और इसकी हो रही हैं। देखिए इस P2 की वजह से इस पॉइंट पे जो बनेगा, इसके पैरेलल इधर इस डायरेक्शन में बन जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में बन जाएगा। अच्छा नहीं बना? ठीक है, अरे यार, इस डायरेक्शन में बच्चों एक बन जाएगा ऊपर की तरफ, जो इक्वेटोरियल होगा, मतलब ये P2 की वजह से बनेगा, है ना, P2 की वजह से बनेगा, P2 की वजह से। ठीक है, और ये पॉइंट जो है इसका ये एक्सियल है, मतलब इसके एक्सिस पे ही है P1 का, है ना, तो P1 का एक्सिस पे है तो इधर की तरफ बनता था ना, पीछे याद कीजिए यही तो हमने पढ़ा था। ये हो जाएगा P1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 इस डायरेक्शन में। अब बोलेंगे इसके वजह से एक इसके वजह से एक बच्चों क्या, इसकी वजह से एक एक्सियल भी होगा, एक्सियल किधर होगा, इधर होगा, लेकिन हमें बस एक ही लेना है क्योंकि हम बस P पॉइंट को देख रहे हैं, हम इधर का नहीं देख रहे हैं। इसके वजह से भी यहाँ पे एक होगा एक्सियल वाला, लेकिन हम वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको बस एक पॉइंट दिया है, P पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, इसीलिए हम इसे ले रहे हैं। ठीक है, इसको मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ क्योंकि वो तो हट गया ना। अब बच्चों इसको डॉटेड से दिखाना अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब आपको ई नेट जो आएगा, यहाँ पे ई नेट जो आएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री पे है ना बच्चों, दोनों तो 90 डिग्री पे ही है। ठीक है, तो इसका ई नेट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, ई नेट आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो एक्चुअली में ई नेट का जो वैल्यू होगा, जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2 का स्क्वायर, है ना। मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, मैग्नीट्यूड ही निकालना है हमें। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा। चलिए बच्चों पहले ई P1 निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 कितना होगा बच्चों, P1 की वजह से साफ साफ पता चल रहा है हमें, ये एक्सियल था, एक्सियल की वजह से क्या होता है 2K P, P1 है तो P1 डिवाइडेड बाई R क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2 क्या होगा, वो हो जाएगा
के पी, क्योंकि उसके लिए वो इक्विटोरियल पॉइंट है, पी टू की वजह से, इसकी वजह से इक्विटोरियल है, सॉरी पी टू की वजह से ये वाला इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल में बस के पी बाई आर क्यूब आता है, तो के पी टू हो जाएगा ना बच्चों, टू है डिवाइडेड बाई आर क्यूब। पी वन क्या है यहाँ पे, पी वन क्या है, पी वन का वैल्यू पी कॉस थीटा और पी टू का वैल्यू पी साइन थीटा, मतलब टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, नीचे आ जाएगा के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। आसान है ना बच्चों, आसानी तो है। तो अब दोनों का वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं भाई, मतलब कि अब ई नेट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा रूट ओवर टू के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के पी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर का क्यूब का होल स्क्वायर। बोलेंगे ये तो बहुत लंबा जाएगा, नहीं जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो नहीं जाएगा। इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए, के पी बाई आर क्यूब का स्क्वायर तो दोनों में है, के पी बाई आर क्यूब का स्क्वायर दोनों में है, तो के पी बाई आर क्यूब का स्क्वायर रूट में है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब, ये तो साफ साफ पता चल रहा है। अंदर क्या बचेगा, टू का स्क्वायर फोर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस अंदर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बचेगा। देख रहे हैं आसान था। तो यहाँ पे ई नेट का वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास बच्चों, ई नेट का जो वैल्यू आ रहा है रूट ओवर, सॉरी बाहर तो के पी बाई आर क्यूब था ही, फोर साइन फोर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना है तो कर सकते हैं, ये तो आगे का प्रोसेस है। फोर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। आपको एक चीज़ पता होगा कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इधर नहीं लिखते हैं, आपको पता है ना बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, वन होता है ना, मैथ्स में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे वही यूज करते हैं, मतलब कि के पी डिवाइडेड बाई आर का क्यूब रूट ओवर एक कॉस स्क्वायर उसको दे देते हैं तो वन बन जाएगा, वन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन हो जाएगा। यही ई नेट का वैल्यू हो गया बच्चों, किसी भी पॉइंट पी पे, है ना, ये जनरल पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पी पे हमारे पास आ गया। थीटा क्या है आपको पता चल गया ना, थीटा क्या है, एंगल है, वो पॉइंट का एंगल है थीटा, एंगल ऑफ पॉइंट विथ डाइपोल वेक्टर। समझ में आ रहा है। अब जो हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल निकाले थे, एक्सियल में जो पॉइंट होगा वो तो एंगल उसका 0 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या है, एंगल बिटवीन डेट पॉइंट, तो एक्सियल जो पॉइंट होता है वही डाइपोल पे होता है, उसी के एक्सिस पे, तो उसका तो एंगल 0 है, तो देख रहे हैं कॉस 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो देख रहे हैं फिर से आ जाएगा हमारे पास। समझिए बच्चों, केस बन गया ना वही। जब एक्सियल हम लोग लेते हैं तो उसमें थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। जब हम लोग इक्विटोरियल लेते हैं, जब हम लोग इक्विटोरियल लेते हैं तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर दिए 0 तो कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू बच्चों एक्सियल में वो हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब, और कॉस 0 1 होता है तो 4 तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और कॉस कॉस स्क्वायर 90 क्या होता है, कॉस स्क्वायर 90 मतलब कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो यही हो जाएगा। तो यही तो आता था हमारे पास भी, यही तो आता था हमारे पास भी, आ रहा है समझ में, सिंपल है यार। तो ये जनरल पॉइंट है, इसको याद रखा जा सकता है, इसको रखेंगे तो आपको बहुत सही रहेगा, वो सब छोड़ दीजिए जो पढ़े थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं और चीज़ें बच्चों। हमने यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, अब हम लोग पोटेंशियल देख लेते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। फिर से वही केस ले लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ फिर से डाइपोल जा रहा है, तो आपको वही एक एक्सियल पॉइंट दे दिया है यहाँ पे, और एक यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट दे दिया है आपके पास। आपको फिर से वही बात है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, तो आप सिंपली बता सकते हैं बच्चों, आप सिंपली बता सकते हैं, है ना, आप सिंपली बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहली बात कि जब हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं,
ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए, पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर में हमको डायरेक्शन नहीं देखना है, हम जो पीछे देख रहे थे ना, इसका डायरेक्शन इधर, इसका इधर, इसके वजह से इधर और इसके वजह से इधर, ये सब डायरेक्शन देखना ही नहीं है, क्योंकि ये स्केलर है, इसको डायरेक्टली ऐड किया जाता है, इसको डायरेक्टली ऐड किया जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे वैल्यू तो पता होना चाहिए किसका वैल्यू ज़्यादा है। ये जो है इसके वजह से पोटेंशियल का एक्चुअली में वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आर का वैल्यू अगर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ये आर का वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ से आर का वैल्यू कम है, मतलब इसका वजह से, निगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्या होगा ना, ज़्यादा, सॉरी कम होगा। इसका आर का वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, यहाँ से वैल्यू आर का कम है तो पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा। प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल ज़्यादा और माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल कम। तो अब ओवरऑल अगर आप वैसे निकालेंगे कि इसकी वजह से, फिर यहाँ से डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे, यहाँ से आर, फिर ये इसका एल लेंथ है, तो करेंगे सोल्व तो आ जाएगा, करेंगे सोल्व यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो कि एक्सियल है, करेंगे सोल्व तो आ जाएगा आंसर। लेकिन हम डायरेक्टली थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आता है, वो आता है के पी, 2 kp डिवाइडेड बाई आर का क्यूब आता है, और आर का डिस्टेंस यहाँ से होता है, ये वाला है ना, बीच से हम लोग लेते थे, यही तो आता था। अगर ये आता था बच्चों तो आपको पता होगा कि जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो क्या होता है, ई इंटू आर होता है। तो ई का आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 kp बाई आर का क्यूब इंटू आर, तो कितना हो जाएगा, 2 kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो पूरा सॉल्व करके जैसे पीछे निकाला था वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे। अब देखते हैं, ये तो हमारे पी पॉइंट पे आ गया पोटेंशियल। अब देखते हैं पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल क्यू पॉइंट, है ना। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे हमको फिर से डायरेक्शन नहीं देखना है, ये भी आर था, ये भी आर था, तो भाई पी पॉइंट क्यू पॉइंट पे होगा क्या, पॉइंट क्यू पे होगा क्या, पोटेंशियल नेट क्या होगा, एक की वजह से कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, और नेगेटिव की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो एक्चुअली में दोनों तो कट ही जाएगा, कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वी नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब कि इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे वैल्यू जीरो होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल पे वैल्यू जीरो होता है। अब बोलेंगे कि पोटेंशियल का वैल्यू तो माइनस का क्यों यार होता है, तो बच्चों आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, ठीक है, आप माइनस बोल रहे हैं तो हम लोग ले लेते हैं माइनस का के क्यू बाई आर, ठीक है। तो माइनस का के क्यू बाई आर लिखेंगे यहाँ पे, किधर गया, हाँ यहाँ पे देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज था ना, इसके वजह से ज़्यादा था, तो हम इसमें से इसको घटाए हैं, तो ओवरऑल ये ज़्यादा था तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव ही तो आंसर आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ तो सही है। यहाँ पे क्या है, इसके वजह से, पॉजिटिव की वजह से हम लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस का के क्यू बाई आर आ जाएगा, और नेगेटिव की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल फिर से जीरो आ जाएगा। तो ऐसा कहीं पे सोचा मत कीजिए कि मतलब सोचना तो जरूरी है, लेकिन इतना डीप मत सोचिएगा कि यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस क्यों लिख दिए। तो बच्चों ओवरऑल हम लेंगे ना साइन, तो ओवरऑल वैल्यू जीरो आएगा, अंडा आएगा, इसीलिए हम उतना सोचते नहीं हैं, ठीक है, गलत नहीं है, सही है ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि वैल्यू जो होता है वो किसी पॉइंट पे एक्सियल पे आता है पोटेंशियल, लेकिन इक्वेटोरियल पे नहीं आता है। अब हम किसी जनरल पॉइंट पी पे मान लेते हैं, इस पी पॉइंट पे क्या होगा, तो बिल्कुल वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस है बच्चों, देखिए बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है। हमने फिर से कोई डाइपोल ले लिया माइनस क्यू से प्लस क्यू, मैं समझा रहा हूँ इतना, बट इतना आपको लिखना नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ से मान लेते हैं ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट को वही एक्स कॉमा थीटा मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, फिर से इस डाइपोल का हमने कंपोनेंट ले लिया, एक इस डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल ये थीटा था, ये इस डायरेक्शन में ले लिया, और एक हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, तो ये आ जाएगा पी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि पी वेक्टर ये होता है, ये आ जाएगा पी साइन ऑफ थीटा। ये सब आप करना सीख लीजिएगा ना, तो आपको आसान लगेगा, चीज़ों को लिखने से आसान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिखिए आप खुद से, है ना, लिखना जरूरी है यार। आपको पीछे ही बताया कि इक्वेटोरियल पॉइंट जो ऊपर वाला आता है उसकी वजह से जीरो हो जाता है, मतलब कि देखा जाए तो इसके वजह से, ये तो पॉइंट ऊपर वाला है तो इक्वेटोरियल हो गया, मतलब कि पी साइन थीटा की वजह से तो यहाँ पे होएगा ही नहीं। पोटेंशियल ड्यू टू पी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, और पोटेंशियल ड्यू टू पी कॉस ऑफ थीटा तो होगा, वो कितना होगा, वही जो लिख देते हैं के पी, जो पी कॉस थीटा है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो आया था पीछे। तो अब हम लोग नेट पोटेंशियल बता सकते हैं, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा,
स्केलर क्वांटिटी है तो भी पी साइन ऑफ थीटा प्लस भी पी कॉस ऑफ थीटा की वजह से, दोनों की वजह से लिख देते हैं। इसकी वजह से जीरो है, इसकी वजह से के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो भी नेट का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कैसे भी लिखें आंसर वही है, ठीक है। तो यहाँ पे बता देता हूँ ये जो हमने लिखा था, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट पी, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने लिया था जिसको हमने एक्स कॉमा थीटा कोऑर्डिनेट लिया था, तो हम वो निकाल लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। तो चीज़ें बस इतना समझ लेंगे तो आपसे बहुत आसानी से सवाल बनने लगेंगे। तो चलिए एक सवाल आपको मैं और दे देता हूँ। और क्या, एक ही सवाल अभी तक तो सॉल्व कराया ही नहीं। तो मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पे चार्ज आपको -2q दे रखा है। एक सेकेंड, ये 2q चार्ज है यहाँ पे, ऑरिजिन पे रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, बड़ा सा। और एक चार्ज यहाँ पे दे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे दे रखा है, ये q है, ये भी q है, ये डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है। तो बताना है यहाँ पे डाइपोल क्या होगा। व्हाट विल बी डाइपोल मोमेंट। नेट बताना है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है भाई। ये जो जहाँ पे ज़्यादा दिखे ना, मतलब मल्टीपल में, नंबर के मल्टीपल में चार्ज, तो क्या कर दीजिए ना, आप उसको तोड़ दीजिए। -q है तो यहाँ पे -2 है तो -q और -q में तोड़ सकते हैं। -q -2q, दोनों को तोड़ दीजिए। क्यों तोड़ा? क्योंकि हमको पता है माइनस से प्लस की तरफ एक डाइपोल जाता है, इसीलिए हमने तोड़ दिया। तो माइनस से प्लस की तरफ एक डाइपोल गया, यहाँ पे भी माइनस से प्लस की तरफ एक डाइपोल गया। तो भाई एक डाइपोल पी इधर गया और एक पी इधर गया, और दोनों पी का वैल्यू होगा क्या, डाइपोल मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस आर। अब वैल्यू बच्चों देख सकते हैं, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक पी ऐसे जा रहा है, एक पी ऐसे जा रहा है। तो 90 डिग्री पे है, दोनों पी दोनों सेम है, तो इसका रिजल्टेंट p√2 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू q इंटू आर इंटू √2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। सिंपल ही तो है बच्चों, सिंपल ही तो है। ऐसा ही केस दे देता है, जैसे कि यहाँ पे जेई मेन 2019 का सवाल काफ़ी आसान सा आया था, देख सकते हैं आप। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका लेंथ एल एल है, ठीक है। तो बताना है नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। फिर से माइनस दे दिया है, -2q, तो यहाँ पे -q में तोड़ देते हैं। तो माइनस से प्लस की तरफ एक डाइपोल जाएगा, एक माइनस से प्लस की तरफ एक डाइपोल जाएगा। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। सब एंगल 60-60 होता है ना इक्वेटोरियल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एंगल 60 होता है। तो हमको तो इससे मतलब है। तो आप देख सकते हैं एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये भी यहाँ पे पी है, ये भी पी है, और ये एंगल 60 है। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, p√3। तो p√3 काफ़ी आसान यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो कि p का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा q इंटू एल। तो q(L√3) माइनस का, क्योंकि नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस में आ गया, ठीक है। ऐसा ही सवाल बच्चों जेईई मेन में आता है, काफ़ी आसान सा सवाल आता है। तो अभी हम यहाँ के लिए आने के लिए बड़ा वाला आपको थैंक यू। तब तक मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।